Biology Class 11, Chapter Number 1, Short Response Question. Describe that the cells are the basic unit of life with respect to 7 properties of life. बायोलॉजी के पेपर में स्टूडेंट्स के मार्क्स अक्सर कम आते हैं, इस वजह से नहीं कि उन्होंने पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं किया होता, बल्कि इस वजह से कि जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते ठीक से। क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर देते हैं लेकिन एग्जामिनर की डिमांड नहीं पूरे करते। आपने इन क्वेश्चंस को इस तरह से आंसर करना है कि यहाँ पर अगर आपसे 7 यूनिट्स ऑफ लाइफ पूछा है तो आपने उन 7 को डिस्क्राइब करना है। उससे आपने ये प्रूव करना है कि सेल्स जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्स की भी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है अपनी मेम्ब्रेन्स के साथ, ऑर्गेनाइज के साथ और इंटरनल सिस्टम्स के साथ। तो ये इस यूनिट को एग्जिबिट करता है। मेटाबॉलिज्म, सेल्स भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं ताकि उनकी जो एनर्जी है वो उसको यूज़ कर सकें, ऑब्टेन कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस या बैलेंसिंग जिसे कहते हैं, सेल्स भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल करते हैं, ठीक है, और बैलेंस रखते हैं। ग्रोथ, सेल्स भी ग्रो करते हैं और अपने साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन, सेल भी रिप्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स तक, ठीक है, ऑल्दो उनका मेथड चेंज होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई एनवायरनमेंट की टर्म में यूज़ होता है, ठीक है। सेल्स भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और वो उसको फील करते हैं। एडेप्टेशन, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही होती हैं ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ सेल्स भी उसको इवॉल्व करते हैं और अडेप्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज सेल्स एग्जिबिट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सेल्स एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस तरह से ये एक प्रॉपर आंसर होता है और इसी तरह से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बतानी है पहले हम लोगों ने। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो है 200 नैनोमीटर और मैग्निफिकेशन है अप टू 1000x। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.1 नैनोमीटर या 0.0001 माइक्रोमीटर और मैग्निफिकेशन अप टू 1 मिलियन एक्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो या तो इसे मार्कर से लिख लें या फिर इसे हाईलाइट कर दें कि जो रेजोल्यूशन है ना, ये एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम 2 क्लोज पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, 2 क्लोज पॉइंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। जबकि मैग्नीफिकेशन हम ये चेक करते हैं कि कौन सी इमेज कितनी लार्जर अपीयर हुई है लास्ट इमेज से, जो हमारी एक्चुअल इमेज है हम लोग कितना लार्जर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों बातों में लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है और जो मैग्नीफिकेशन है वो लोअर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है और मैग्नीफिकेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है 3 ऑर्गेनेलीज रिवील्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। ये 3 ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट है वाई सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, इसकी हम लोगों ने रीजंस बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी। एनिमल सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है, अपनी शेप चेंज करनी होती है। एक रिजिड सेल वॉल के साथ ये प्रेजेंट नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लांट्स को अपनी जगह से मूव नहीं करना होता, अपनी शेप चेंज नहीं करनी होती, इसलिए वो सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता। दूसरी चीज़ है सपोर्ट, ठीक है। एनिमल्स का जो होता है इंटरनल स्केलेटन भी होता है जिसको हम बोन्स कहते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो इसके लिए हमें दोबारा वही बात है कि फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, एक रिजिड सेल वॉल यहाँ पर नहीं नीडेड। तो उसके लिए जो सेल वॉल की नीड है उसको रिड्यूस करता है। थर्ड है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। एक सेल वॉल के बगैर ही एक एनिमल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कर सकता है, यानी वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकता है। तो और उसकी बॉडी में जो वेस्ट है वो उसको पास आउट कर सकता है। ये सेल वॉल के बगैर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है व्हाट होल्ड्स द राइबोसोम टुगेदर इन अ पोलीसोम। पोलीसोम को पोलीराइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो हेल्ड रखता है वो है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड। The messenger RNA strands serve as a template for translation with multiple ribosomes attaching to it synthesized proteins simultaneously. ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो लाइसोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स। अगर ह्यूमन सेल्स में लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट नहीं होगी तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो क्या होगा, बॉडी में क्या असर होगा। पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, असल में जो लाइसोसोम्स है ना, इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेलुलर वेस्ट को कैरी करते हैं। ठीक है, वो सेल जो वेस्ट होता है और जो डैमेज ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक, उनको डाइजेस्ट करता है, रिसाइकल करता है, या उनको ब्रेक डाउन करके रिसाइकल करता है। तो अगर हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स ही नहीं होंगे तो वो जो मटेरियल होगा, वो डैमेज ऑर्गेनेलीज और वो सेलुलर एक्टिविटीज़ वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है सेलुलर डिसफंक्शन। डिसफंक्शन होता है यानी वो अपनी फंक्शनिंग छोड़ देता है। ठीक है, अब जब एक अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और सेलुलर फंक्शंस होंगे वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीजेस। अब जब इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे बॉडी में, ठीक है, वेस्ट नहीं पास आउट हो रहा, सेलुलर वेस्ट वहीं पर है, ऑर्गेनेलीज डैमेज है, उनको रिसाइकल नहीं हो रही, ठीक है, डैमेज उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो इससे जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स को इंक्रीज होने का रिस्क होता है। सेवन्थ है वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि लाइसोसोम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करते हैं, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने सेलुलर कंपोनेंट्स, उसके ज़रिए वो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर कोई सेल डैमेज है या स्ट्रेस्ड है तो लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है साइटोप्लाज्म में, उसकी वजह से सेल की सेल्फ डाइजेशन हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं या उसे प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर रिमूविंग डैमेज और माल फंक्शनिंग सेल्स। लाइसोसोम्स इसी के लिए यूज़ होते हैं। इस मैकेनिज्म को हम डैमेज सेल को रिमूविंग कहते हैं, ठीक है, या माल फंक्शनिंग सेल्स। माल फंक्शनिंग यानी जो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मैंने इसका बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज विच आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज के हम लोगों ने नेम्स बताने हैं, ठीक है, जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल सारों में कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट है उसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो कंट्रोल करता है सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं या जो सेल से बाहर जो सब्सटेंसेस जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल की होती हैं वो होती हैं, उसके बाद उससे एनर्जी जनरेट होती है। राइबोसोम जो है ये ट्रांसलेट करता है लिपिड्स को प्रोटीन में, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन्स। जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो या राइबोन्यूक्लिक एसिड हो, ठीक है, दोनों जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए और आरएनए सारों में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो उनमें डीएनए नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, इसको आप लोग नोट कर लें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। आंसर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होता है लेकिन उसका न्यूक्लियस नहीं होता यूकैरियोटिक सेल्स की तरह। नाइन्थ है हाउ इज क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू बैक्टीरियम। क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है और जो बैक्टीरियम है इनमें क्या सिमिलैरिटी है। फर्स्ट सिमिलैरिटी है डबल मेम्ब्रेन, दोनों को जो है वो स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है। सेकंड है ओन डीएनए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया दोनों जो है उनका अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है, वो अपने सेल के डीएनए से अलग होता है, उनका एक पर्सनल डीएनए होता है या से अलग से होता है। राइबोसोम्स है नेक्स्ट, दोनों के पास राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स बैक्टीरियम के हैं उसी तरह के राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के भी हैं। और फोर्थ है रिप्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट भी उसी तरह से रेप्लिकेट होता है जिस तरह बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन की तरह। बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा कि उसमें पोर्स में डिवाइड हो जाते हैं और देन वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी आ जाती है। तो ये इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। 10th क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड राइट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेलीज को बताना है और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को भी बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ नेम्स नहीं बताने, उनके फंक्शंस भी बताने हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स का जो पहला ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये किसको कमांड करता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को। सेकंड है न्यूक्लियर एनवेलप,
तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो न्यूक्लियस को एक आउटर मेम्ब्रेन देता है, ठीक है, उसको कवर करता है, उसकी एक्सचेंज जो है मटेरियल अंदर आ रहे हैं न्यूक्लियस में और जो बाहर जा रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। थर्ड है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोमल्स आरएनए, आरआरएनए इसको बोलते हैं, स्मॉल आर के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड असेंबल्स राइबोसोम्स। नेक्स्ट है राइबोसोम साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का भी मैंने आपको बताया कि लिपिड्स को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन्स में, यानी यहाँ पर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, ट्रांसलेटिंग ए मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन्स। फिफ्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर दोनों आ जाते हैं। स्मूथ ईआर हैज़ राइबोसोम्स अटैच सिंथेसाइज एंड देखें, अब इसमें डिफरेंस भी आ जाता है। रफ ईआर में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं होते, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, रफ ईआर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्मूथ ईआर लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज करता है। और स्मूथ ईयर जो है वो मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल्स को। सिक्स्थ है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का है मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम द ईआर फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी जो उनकी असल जगह है जहाँ पर उनको होना चाहिए। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू में आता है कि सेल का पावर हाउस को क्या होता है, क्या बोलते हैं। तो एटीपी में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर सेल। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में होता है मेनली, ये फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। अभी हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक करते हैं सेलुलर मटेरियल्स को और उनको रिसाइकल करते हैं। 10th है पेरोक्सिसोम्स। ये फैटी एसिड्स को ब्रेक करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, यानी वो हमें नीडेड नहीं होता लेकिन वो रिएक्शन के एंड पे बन जाता है, खुद ही बन जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। इसमें भी 2 टाइप्स है, सेंट्रल वैक्यूल जो कि प्लांट सेल्स में होता है और कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो कि प्रोटिस्ट में होता है। ये ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और वेस्ट को डिस्पोजल करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सेस वाटर को पंप आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसको ऑस्मेटिक प्रेशर वाटर बैलेंसिंग को हम लोग ऑस्मेटिक बैलेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सपोर्ट सेल शेप एंड एड इन मूवमेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड आर की कंपोनेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। 13th है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या है, इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेनली इन एनिमल सेल्स। 14th है सेल मेम्ब्रेन, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन क्या होता है, अगर वो न्यूक्लियस के बाहर हो या वो सेल के बाहर हो, वो सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल उनको मेंटेन करता है। हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना रोल होता है सेलुलर फंक्शन को बैलेंस रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, लिस्ट स्ट्रक्चर्स मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताना है कि वो हैं क्या, देन हमने उसका स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर्स के नेम्स बताने हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या है, एक सिंपलर सा स्ट्रक्चर है, स्मॉलर सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे इन्वॉल्व है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, फर्स्ट है न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स और साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट है व्हाट ऑर्गेनेलीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड लैकिंग एनी मेम्ब्रेन। हमने ऐसे ऑर्गेनेलीज के नेम्स बताने हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, और ऐसे भी बताने हैं जिनमें मेम्ब्रेन हो ही ना, वो उसे लैक करते हैं, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, इसका मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं,
अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ है प्लास्टिड्स। और वो ऑर्गेनेलीज जिनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता उनमें रहता है राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने केमिकल कॉम्पोजिशन को कंपेयर करना है न्यूक्लियोप्लास्ट की और साइटोप्लास्ट की। इस क्वेश्चन को मैंने पूरे बहुत डिटेल में कंपेयर किया है, पूरे स्ट्रक्चर्स को। आप इनमें से कोई से भी 3 या 4 पॉइंट्स ज़रूर चूज़ कीजिएगा, इजी जो आपको लगते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। मेनली वाटर होता है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इसमें, डीएनए और आरएनए, और वेरियस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेनली वाटर होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते, उसकी जगह लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। प्रोटीन्स इसमें कौन से होते हैं? हिस्टोन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और न्यूक्लियर एंजाइम। यहाँ पर ये आपने न्यूक्लियर एंजाइम्स का वर्ड ज़रूर लिखना है। साइटोप्लाज्म है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में एक्टिन और ट्यूबुलिन एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। न्यूक्लिक एसिड इसमें होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, यहाँ पे होता है आरएनए में मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसे कहते हैं। ठीक है, आयन्स इसमें होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब दोनों में आयन सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयन्स होते हैं न्यूक्लियर फंक्शन के लिए। ठीक है, वही पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ही है, लेकिन यहाँ पर होते हैं सेलुलर फंक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शन। मेटाबोलाइट्स इसके हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एटीपी एंड अदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। इसमें जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एटीपी फॉर एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। अदर कंपोनेंट्स इसमें है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, लेमिना और न्यूक्लियोलस। यहाँ पर है साइटोस्केलेटन और कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस। ये इसका डिफरेंस है। कोई से भी 3 या 4 पॉइंट्स आप इसमें से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियोलाई आर द एरियाज वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। तो इसका आंसर है न्यूक्लियोलाइज आर द रीजन्स और एरियाज एक ही बात होती है विद इन द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसका राइबोसोम जो है ये हम स्मॉल आर से इसमें डिनोट करते हैं, इज सिंथेसाइज्ड एंड कंबाइंड विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोमल सबयूनिट्स। दीज सबयूनिट्स देन एग्जिट the nucleus and join in the cytoplasm to create functional ribosomes essential for protein synthesis। ये जब सेल में जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ज्वाइन करते हैं, तो ये एक राइबोसोम्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बताने हैं डिफरेंसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, रेजोल्यूशन मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दो क्लोज स्पेस पॉइंट्स के दरमियान। और मैग्नीफिकेशन ये है कि इमेज कितनी लार्जर अपीयर हुई है जो हमारी एक्चुअल इमेज है। ये मेजर करता है नैनोमीटर में और पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर्स में, और ये रेशो या मल्टीपल्स की तरह मेजर करता है। इसका पर्पज़ है कि जो लेवल ऑफ डिटेल है ना, कि हम किसी चीज़ के बारे में उनको डिटेल दे रहे हो, वो हायर बना दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं कि कितना लार्जर इमेज अपीयर हुई है जो उसके एक्चुअल साइज से कितनी ज़्यादा है। हम उसको साइज़ बताते हैं इन रेशो में या मल्टीपल्स में। इसका इम्पैक्ट होता है हायर रेजोल्यूशन, हमें इससे डिटेल जो है वो ज़्यादा फाइन मिलती है, ज़्यादा एरर फ्री मिलती है, उसमें रिड्यूस्ड एरर्स होते हैं और इमेजेस ज़्यादा क्लियर होती हैं। जबकि मैग्नीफिकेशन में इमेज का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती। ठीक है, और उसकी डिटेल इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। कॉम्पोजिशन इसकी है सेलुलोज, इसकी है पेप्टिडोड और ग्लाइकन। स्ट्रक्चर इसका है थिक और रिजिड लेयर होता है प्लांट सेल, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल का ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है और ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। फंक्शन इसका है सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स, मेंटेन्स शेप। यहाँ पर सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड कैन अफेक्ट पैथोजेनिसिटी। ये भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिख दिए, आप इनमें से कोई से 3 या 4 पॉइंट्स चूज़ कर लें। परमिएबिलिटी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर को अलाउ करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। और सिलेक्टिव परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एडिशनल फीचर्स इसके हैं कि लिग्निन को भी कंटेन करता है, और यहाँ पर ये है कि ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स को कंटेन करता है। इसकी सिंथेसिस होती है प्लांट सेल मशीनरी से और इसको बैक्टीरियल एंजाइम से बनाया जाता है।
नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। बताना है हम लोगों ने जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है। तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है और ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोसोल तो होता है लेकिन ये ऑर्गेनेलीज को लैक करते हैं, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ऑर्गेनेलीज इसमें है कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसमें वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिस मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने मेम्ब्रेन बाउंडेड और वो लैक वाले सारे डिस्कस किए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लैक करता है वो मेम्ब्रेन को। साइटोस्केलेटन वेल डेवलप इंक्लूड्स माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, वेल डेवलप होता है अच्छी तरह से। यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका कॉम्पोजिशन है कि जेल लाइक वाटर सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जेल लाइक विथ सिमिलर कंपोनेंट्स। फंक्शन इसका है सेलुलर प्रोसेस के लिए एक साइट है, ये हाउस ऑफ ऑर्गेनेलीज है। और यहाँ पर ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एक साइट है और ये राइबोसोम्स के लिए। इंक्लूजन ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि लाइसोसोम्स, और ये न्यूट्रिएंट ग्रैन्यूल्स को कंटेन करता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर ये अपलोड कर दूँ तो आपको इसे लेने में आसानी होगी। इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, कंप्लीट आंसर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि ये आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, बहुत सारी चॉइस है, आप इसमें से कोई से भी 4 to 5 पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं।